अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आज की वीडियो बेसिकली Q&A है टर्की बुशरा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अच्छा, 2 हफ्ते पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि टर्की बुशरा स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस मैंने लिए। इसका वीडियो मैंने पहले बनानी थी, लेकिन बीच में मेरे फाइनल चल रहे थे और मैं थोड़ा बीमार हो गया था, अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा। लेकिन अब हम वीडियो बना रहे हैं। 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रही हैं, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। आपके जो भी मसले हैं लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेटेड, रेफरेंस लेटर से रिलेटेड, वो सारे आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम की मैं आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं लाइव आते रहता हूँ और बच्चों से बातें भी करता रहता हूँ कभी कभी कि उनकी क्या क्वेरीज हैं। तो अगर आपकी कोई भी स्टडी इन टर्की और जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू फॉलो मी देयर, ओके? देन आई गोना रिप्लाई यू। तो लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट टर्की बुशरा स्कॉलरशिप। अच्छा, आपके क्वेश्चंस लेने से पहले मैं ये चीज़ क्लियरिफाई कर दूं कि हु कैन अप्लाई फॉर टर्की बुशरा स्कॉलरशिप। ठीक हो गया? तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो आपके मिनिमम 70% होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपके तो मिनिमम 75% होने चाहिए। और आप डॉक्टरल प्रोग्राम यानी कि MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 90% होने चाहिए। ठीक हो गया? एज लिमिट भी इसमें रोल करती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें, आपकी मैक्सिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप अप्लाई करें उस टाइम आपकी एज 21 होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें आपकी एज 30 होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें आपकी एज 35। और अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है वो एलिजिबल है टर्की बुशरा स्कॉलरशिप के लिए। ठीक हो गया? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका गया, हाउ टू राइट लेटर ऑफ इंटेंट एंड रेफरेंस लेटर। बहुत सारे बच्चों के मसला हो रहा था लेटर ऑफ इंटेंट में और रेफरेंस लेटर में, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर बेसिकली आप कैसे बनाएंगे? आप अपने जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपको जो कॉलेज है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जो भी प्रोफेसर हैं आप उनको बोलेंगे वो आपको रेफरेंस लेटर बना के देंगे। उनमें उनकी डिटेल होती है, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस होता है, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और वो आपको एक रेफरेंस लेटर बना के देते हैं और वो आप सबमिट कर देते हैं। रेफरेंस लेटर में आप जो अपने टीचर की, अपने प्रोफेसर की डिटेल्स मेंशन करते हैं। बेसिकली इसमें मेंशन करते हैं ताकि अगर आपकी वो एक्सेस करेंगे जब आपकी प्रोफाइल, आपकी एप्लीकेशन, तो उस टाइम में भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो वो इसलिए होता है। बाकी कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई हम स्टैंप लगवाएं या नहीं लगाएं। स्टैंप मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? बस आपके जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए। बाकी स्टैम्प वगैरह भी आप लगवा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम बात करते हैं लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में कि लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखें। तो सबसे पहली बात, इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है लेटर ऑफ इंटेंट का कि हम इसको कैसे लिखें। इसमें हम अपने ग्रेड्स भी मेंशन करें, इसमें हम तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है एक मोटिवेशनल लेटर होता है आपकी तरफ से, आप उसमें अपनी इंटेंशन शो करते हैं, ठीक है? तो इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिखें। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है? और अपनी अपनी इंटेंशन शो करनी पड़ती है और आप अपने आप को वर्दी कंसिडर करवाना चाहते हो क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट पे आपकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है। तो ये भी आपने याद रखना कि जब आप लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहे हैं और जब आपके इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होती है तो आपके जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछेंगे कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट में जो चीज़ें लिखी हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लेटर ऑफ इंटेंट आप जो खुद आपकी इंटेंशन वहाँ पे लिखें, आप अपने आप को वर्दी कंसिडर करवाएं। आप बताएं कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करें, आप टर्की में क्यों आना चाहते हैं, आपने ये स्कॉलरशिप के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों सिलेक्ट की, ठीक है? तो वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी इंटेंशन शो करनी पड़ती है लेटर ऑफ इंटेंट में। और इतना कोई मुश्किल नहीं होता कि आप लेटर ऑफ इंटेंट नहीं लिख सकते, बस अपनी इंटेंशन शो करें, आपका लेटर ऑफ इंटेंट हो जाएगा। और स्पेसिफिक रखें, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करें और आपका लेटर ऑफ इंटेंट चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि टॉफल और आइल्स रिक्वायर्ड होता है स्कॉलरशिप के लिए। देखें, दो चीज़ें, टॉफल और आइल्स स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही सैट रिक्वायरमेंट है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टर्की बुशरा स्कॉलरशिप के थ्रू टर्किश में पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके टर्किश ज़ुबान में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टॉफल, आइल्स और इस तरह के किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको आइल्स और टॉफल चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब वो यूनिवर्सिटीज़ खुद ब खुद आपको आगे आ जाती हैं। अब जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखो। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट टॉफल है तो आपको टॉफल देना है, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सैट है तो आपने सैट भी देना है। तो टॉफल, सैट ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। और उन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है जिनमें आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो आपके पास टॉफल भी होना चाहिए, आपके पास सैट भी होना चाहिए।
ये प्रॉपर लिखा होता है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन था कि यार मैं एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, तो अभी मेरा सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हुए, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि यूजुअली हमारी कंट्री में ये होता है कि अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाता है, तो आप होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उस टाइम पे आपका अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट आपकी अक्टूबर में होती है, तो सितंबर में वैसे भी रिजल्ट आ जाता है, तो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, आप 7th सेमेस्टर में हो और अभी आपका 8th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, आपके पेपर होने हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अपने 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बस ये आपने याद रखना है कि होप सर्टिफिकेट वहाँ पे मेंशन कर देना है, और जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो उस टाइम तक आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इस तरह एक क्वेश्चन है कि आई डोंट हैव पासपोर्ट, कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप और नॉट? सो देखिए, अगर आपके पास इस टाइम पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास CNIC होगा, आप CNIC के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों के अंडर 18 होते हैं, उनके पास CNIC नहीं होता, तो एक बात, फॉर्म बे इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि फॉर्म बे पे आपकी तस्वीर वगैरह कुछ नहीं होती। अंडर 18 भी आप CNIC बनवा सकते हैं, तो आप CNIC या पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो CNIC के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और पासपोर्ट रिक्वायरमेंट आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट में आता है, ठीक है। जब आपकी स्कॉलरशिप इवन के फाइनल सिलेक्शन तक भी आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। फाइनल सिलेक्शन जब आपको बता देते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आपको स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, उस टाइम आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप CNSC के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो देखें, डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेशन के बगैर भी एक्सेप्टेबल हैं एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फाइनल सिलेक्शन में भी जब आप जाएंगे अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं हुई फिर भी चल जाएंगे। अटेस्टेशन के लिए आपको तब बोलते हैं जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा से, IBCC से, इन सब जगह से अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके अभी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं है तो उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन था कि इंटरव्यू से पहले मैंने सुना है कि एक टेस्ट होता है जिसमें जनरल मैथ्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट ही, तो मैं कैसे वो वहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, और वो मतलब मुझे तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। तो देखें, बात ऐसी है कि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल होते हैं, बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपके नहीं भी ठीक होते तो वो आपकी स्कॉलरशिप पे अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि देखें हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया है कि हम मैट्रिक के बाद हम मेडिकल में जब जाते हैं, प्री मेडिकल पढ़ते हैं, तो हम मैथ्स नहीं लेते, और इस वजह से तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। अगर आप उनके नंबर नहीं आते अच्छे उस टेस्ट में, छोटा सा जो टेस्ट होता है जिसमें जनरल मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप पे अफेक्ट नहीं करेंगे। वो बेसिक मैथ होती है, अगर आपके अच्छे हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुए तो वो स्कॉलरशिप पे अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन था कि हम कितनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट सकते हैं। तो आप अप टू 12 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितने चाहे डिपार्टमेंट आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप सिर्फ 3 से 4, मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करें। जैसे मतलब अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो सोचेंगे ये बच्चा सिर्फ यहाँ पे सेटलमेंट की वजह से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, इसका पढ़ने की वो नहीं है, इंटेंशंस नहीं है, तो आप सिर्फ वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी है सपोज, तो आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें और 7-8 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो कि मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही थी आपका डिपार्टमेंट। और इसी तरह आप 2 से 3 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फिर वो आपकी इंटेंशंस, उनको लगता है कि शायद आपकी इंटेंशंस पढ़ने की नहीं है, आप यहाँ पे सेटलमेंट और इस तरह के। तो 3 to 4 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और आप 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, अप टू 12 यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रेफरेंसेस में। होप सो मैंने आपकी जो भी क्वेरीज थी टर्की बुर्साई स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो हल कर दी होंगी। तो सबसे ज़्यादा मसला आपको यहीं पे होता है लेटर ऑफ इंटेंट और रेफरेंस लेटर में। तो लेटर ऑफ इंटेंट सिंपली आपकी मोटिवेशंस होती हैं, अपना मोटिवेशन लेटर होता है किस्म का, अपनी इंटेंशन शो करते हैं, प्रिसाइज रखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें, ठीक है। और बाकी ये है कि टॉफिल वगैरह ये जो है अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो वो रिक्वायरमेंट्स आप यूनिवर्सिटी जब अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट जाके देखें, और जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं, सैट मांग रहे हैं तो सैट भी आपको डालना पड़ेगा, अगर टॉफिल मांग रहे हैं तो टॉफिल भी आपको डालना पड़ेगा। अनलेस कि अगर आप टर्किश में पढ़ना चाहते हो तो टर्किश में आपको ये नहीं चाहिए होता, ना टॉफिल चाहिए होता ना सैट चाहिए होता। ठीक हो गया। बाकी ये कि अगर आपकी कुछ क्वीरीज रह चुकी हैं तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा की भी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और यहाँ पे भी आ रही होगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। सो लास्ट में बस यही कहूँगा कि यार 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार डू सब्सक्राइब, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलती है किस्म की। बाकी आई सपोज आज के लिए इतना ही। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड
पीस आउट।